वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इस वक्त इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है बादियुल नज़र में बहुत से लोगों के नज़दीक, क्योंकि वहाँ पर अफ़गानिस्तान के सफ़ीर जो है उनकी बेटी को जो है मुबीना तौर पर उनका अगवा हुआ। अब ये सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ है या ये प्रोपेगेंडा है हिंदुस्तान का या दूसरे लोगों का, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज जो कौमी सलामती के मशीर वज़ीर ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे तो हमें लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त इतनी बड़ी साइबर वॉर जारी है हिंदुस्तान की तरफ से कि उसके सुराग कुछ तो मिल गए हैं कि हो सकता है बहुत बड़ा चंक जो है हमें मिल ही ना पाए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने ये भी बताया, कौमी सलामती के मशीर जो थे, किस तरह नैरेटिव एंटी पाकिस्तान अफगानिस्तान नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो चाइना का भी, चाइनीज़ इंजीनियर्स जो थे वो उनकी जिस तरह उनको कत्ल किया गया, उस पर आज चीनी सफ़ीर मिले आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ ने उनको एश्योरेंस दी है मुकम्मल सिक्योरिटी की। ये सिक्योरिटी का मामला जो है, एक तरफ अफ़गानिस्तान में तालिबान का राइज़, अफ़गानिस्तान से अमेरिका का जाना, और पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो मामला है उनके खदशात उभरते हुए चले आ रहे हैं। इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिक्स चली जा रही है, एक सियासत हो रही है, उसका इलेक्शन का नतीजा बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अगर हुक्मरान जमात वहाँ हारती है तो ये एक और बहुत बड़ा सेटबैक होगा, ज़िमनी इंतखाब से भी बड़ा, क्योंकि रूलिंग पार्टी हमेशा कश्मीर में इलेक्शन जीती है। और ये इस चीज़ का भी क्राइटेरिया होगा अगर हार जाते हैं कि शायद इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि रूलिंग पार्टी होने के बावजूद वो वहाँ जीत नहीं सके। मेरे साथ इरशाद भट्टी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, नज़ीर लगारी साहब, मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। पहले ज़रा भट्टी साहब से पूछ लें। भट्टी साहब, इस्लामाबाद में आप हैं, ये मामला क्या? अफगानिस्तान के सफ़ीर, एहतजाजर, एहलकार सब वापस भी चले गए। उनकी बेटी के अगवा के ऊपर जो है हमारा ये वर्जन है गवर्नमेंट का कि ये सब मनगढ़ंत प्रॉब्ली इल्ज़ामात हैं, इनका कोई साबित नहीं हो सके। वो खुद गई टैक्सी से, खुद शॉपिंग की, खुद वापस आई। आपके पास क्या खबर है, आपके पास क्या तज़िया सर इसका? इस्लामाबाद में आप बैठे हुए, मामला क्या है? देखिए कामरान भाई, पहली बात तो ये है कि अफसोसनाक वाक़या है, मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, दासू का वो जो चाइनीज़ वाला वाक़या हो या ये अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मामला हो या कुछ और हो, चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के लिए। शेख रशीद साहब को अब आमल बाबा नजूमी बनने की बजाय या तोता फाला निकालने की बजाय या सिर्फ अपोजिशन को दबाने की बजाय या कुछ और करने की बजाय बड़ा सीरियस किस्म की सिक्योरिटी के हवाले से सोचना होगा और चारों सूबों के साथ मिलकर सोचना होगा। और जो आपने एक फ़िक्रा बोला है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका निकल रहा है, तालिबान आ रहे हैं, और अफ़गानिस्तान और इंडिया और ये सारे एक साजिश के तहत वो जो पहले वाले हम एक 75,000 शहादतें, खरबों का नुकसान भुगत चुकी हैं, अल्लाह ना करे वो आए, नंबर 1। नंबर 2, काबिले अफसोसनाक, उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक है जो अफ़गान हुकूमत ने रवैया अपनाया, जिस तरह वापस ले गए। ये अफ़गानिस्तान और अफ़गान हुकूमतें जो हैं, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को दिल से ना एहतराम दिया, ना इज़्ज़त दी। हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, इन्होंने हमारे लिए कभी, जब भी मौका अभी भी कर रहे हैं, जो कि लाखों लोग हमारे पास है मेहमान बने हुए। हाँ हाँ हाँ, अब हाँ, कोई नेशनल फोरम हो, इंटरनेशनल फोरम हो, दो टके के जो कल तक टके, मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इंसानों के लिए कभी दो टके का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये सारे इनके बच्चे इधर, ये पढ़े इधर, ये रहे इधर, ये बैठे इधर, इनको भुगता हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। यानी अभी लाखों इधर बैठे हुए हैं, हमारे कल्चर तबाह हो गया, हमारा मुल्क तबाह हो गया, और हम एक अहमकों की जन्नत वाला फिक्रा बोलते थे, मजबूत और खुशहाल अफगानिस्तान, मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान। और अल्लाह के नाम पर मजबूत पाकिस्तान का मतलब है मजबूत पाकिस्तान। छोड़ दें, शाम में खाना जंगी हुई तो क्या उर्दन, लेकिन भट्टी साहब मुझे जंग मार के अंदर चला जाता है, मजबूत शाम, मजबूत उर्दन। जी, इस वक्त अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तो क्रेडिबिलिटी 2 टके की भी नहीं है। मैं चले लफ्ज यूज कर लेता हूं। तो अफगानिस्तान के सफीर का वापस जाना ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए तो बड़ी जगसाई होगी कि एक परसेप्शन जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से कि जी पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर भी सेफ नहीं, उनकी फैमिली जो है। तो लेकिन एक तो ये परसेप्शन, आप उसको किस तरह एड्रेस करते हैं? और चाइना का वाकया साथ हो गया, 2 बातें। तो सिक्योरिटी के मामला सर कैसे चल रहे हैं, ये भी बताए ना, हकीकत क्या चल रही है? मैं वो शुरू से ही तो मैंने भाईजान बताया। उसके अलावा भी हमारे वो एफसी पर भी अटैक हुआ, आर्मी पर भी अटैक हुआ। इसके अलावा बाकी ये जो हमारे सामने एक हिस्ट्री है पूरी पाकिस्तान को वो जो बैनुल-अक़वामी साजिशों के तहत करने के लिए। अच्छा किया आर्मी ने उस दिन, DGI-SPR ने, कि सरहद सील कर दी। सरहद सील करें, इनको औकात में लाएं, इनको बराबरी पर लाएं, इनको इनसे जान छुड़वाएं।
और ये सिक्योरिटी का मामला जो है ये बहुत आखिरी दो जुमले कामरान भाई, सिक्योरिटी का मामला ये मुझे नहीं लगता शेख रशीद साहब की कोई इसमें वो यानी उनके बस की बात नहीं लगती। खुदा के लिए इसके लिए आगे बढ़े, सारे कुछ करें पूरा। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा फैलाया गया अक्सर भारत से आया और ये राह की कारस्तानी है और पूरी दुनिया में हमें बदनाम किया जा रहा है वाक़े को लेकर, मगर ये वाक़या हुआ तो है। बिल्कुल ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, हर दफ़ा हम ही विक्टिम बन जाते हैं, प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ होता है, साइबर क्राइम हमारे खिलाफ होता है, हम हमेशा डिफेंस पे ही हैं। तो इसकी वजह क्या है? हम जिन जगहों पे हमें ऑफेंस करना चाहिए वहाँ पे हम डिफेंस में होते हैं। एक तो ये बता दीजिए, गवर्नमेंट जो है किस हद तक उसके हाथ में मामलात होते हैं इस तरह के, और आपके ख्याल में जितना ये मामला हुआ है, क्या पाकिस्तान FATF को लेके या इंटरनेशनली उसका इमेज मुतासिर हुआ इससे, चाहे हमारा कसूर नहीं है इसके अंदर? शुक्रिया कामरान। देखिए, कभी हम सब लोग ठंडे मिजाज से घरों पे जाके ये ज़रूर सोचिएगा कि 40 साल की हमारी अफ़गान पॉलिसी से हमें कितना नुकसान पहुंचा है। फर्स्ट सोवियत वॉर से लेके सेकंड US वॉर तक जो हमारे साथ हुआ है और जो हमने अपने साथ किया है, उस पर कभी गौर कीजिएगा कि हम क्या थे जब अफ़गानिस्तान में रूस के आने से पहले और आज हम क्या हैं, और कितना नुकसान हमने अपना किया है कि हम अननेसेसरी गलत जंगों का हिस्सा रहे। यहाँ हमने ना सिर्फ अफ़गान मुजाहिदीन ट्रेंड किए, हमने तालिबान यहाँ बनाए, और हम कभी सोचें कि हमने और फिर 50 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ भी हमने रखे। तो ये सारी सिचुएशन में पाकिस्तानी सोसाइटी का क्या बना, इसको सोचिएगा। ये तो एक पहलू है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। इस्लामाबाद, जी सर, जी इस्लामाबाद पाकिस्तान की सबसे सेफेस्ट सिटी होना चाहिए। सबसे अगर आप देखें, पिंडी देख लें, आप कराची देख लें, लाहौर देख लें, यानी इस्लामाबाद को जितना सिक्योर्ड होना चाहिए, इस्लामाबाद उतना ही इनसिक्योर्ड है। क्यों? सेफ सिटी क्या पूरा एक यहाँ लगा हुआ है, हर चीज़ यहाँ लगी हुई है। क्यों वाक़यात होते हैं? क्यों यहाँ से उठा के लोगों को ले जाया जाता है, यहाँ मार दिया जाता है? जर्नलिस्टों के लिए सबसे अनसेफ सिटी क्यों इस्लामाबाद बन गया? हम हो सकता है बाहर के एजेंट हो, सब कुछ है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी क्या कर रही है? हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? फिर ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने की ज़रूरत क्या है अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी नाक़िस है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ से किसी को उठा के अफ़गानिस्तान ले जाया जाता है, किसी को उठा के जो है वो वज़ीरिस्तान ले जाया जाता है, किसी को इस्लामाबाद में ही गायब कर दिया जाता है, किसी को इस्लामाबाद में ही कत्ल कर दिया जाता है। आप सोचें तो, तसव्वुर तो करें। हो सकता है, अब जो मैं सिर्फ इस वाक़े की बात नहीं कर रहा, अफ़गान जो एम्बेसडर की बेटी के साथ हुआ है, लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद का जो एक इमेज बनता जा रहा है, बीइंग अ फेडरल कैपिटल, पाकिस्तान मोस्ट अनसेफ सिटी बनता जा रहा है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हम जो जलसा करे, जुलूस करे, लॉन्ग मार्च करता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो जाए, आपके हाथ रेड जोन को फैजाबाद ब्लॉक कर दे, इस्लामाबाद ब्लॉक हो गया। बिल्कुल सही। जो मतलब देखे ना, इतनी अनसेफ सिटी जहां आपके सारे एम्बेसीज हैं, हर हाईली सिक्योर्ड जोन्स हैं, यानी हम रेड जोन नाम क्यों देते हैं किसी? और छोटा सा शहर है सर, अगर ये भी सिक्योर नहीं हो सकता, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, ना इसमें कोई गलियां हैं कराची की तरह, ना लाहौर की तरह। तसव्वुर करें ना, अब छोटा सा नहीं रहा, अब 22 लाख हो गया 5 लाख से। सर 22 लाख है, कराची की आबादी कितनी है? कराची की आबादी बताया आप कितनी है? अब 1.5 करोड़ से ऊपर होगी। और कामरान भाई और कामरान भाई, कोई प्लानिंग नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, थाने वही 22 के 22। चले तो सर ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है ना? जिस तरीके से अगर आप अगर स्टेटिस्टिक्स निकालें ना, आपको पता, कराची में तो चले एक जम्मे गफीर है, कराची में आबादी उसकी 2.25 करोड़ दिखाई गई है। कराची की आबादी मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूं कि 3 करोड़ से कम नहीं है। कराची की आबादी दिखाई क्या जाती है? 2.25 करोड़, 16 लाख एलियंस, 60 लाख अफराद जो है बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा और जी सर, पॉइंट ये था कि इस्लामाबाद एक छोटा शहर कर सकते हैं ना, एक छोटा शहर जिसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी की नजर है,
जिसकी पॉपुलेशन कम है, वहां पे ये मामला आज का नहीं है। सहाफियों को देख लें जिस तरह वो पिटते हैं, अगवा होते हैं, वापस आते हैं, पता नहीं चलता। देखिए कामरान आखिर में जी सर, कामरान सिर्फ आखिर में एक बात ये कहनी है कि ये जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे, आप एक वाकया हुआ है ना जी, उस पे जब तक आपके पास पूरी रिपोर्ट ना आ जाए, किसी मिनिस्टर को अब आप अगर मिनिस्टर फर्ज करें शुरू से ही ये बात करना शुरू कर देंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। चाइनीज वाकये में क्या हुआ, हमें ये एहसास ही नहीं होता कि जब कोई डिप्लोमेट या फॉरेन नेशनल्स के साथ कोई वाकया होता है तो उसमें लूज टॉक नहीं करनी चाहिए। लूज टॉक के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है। हमारे हर चीज में हम जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, आप फिर लेकर आए, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नज़ीर लगारी साहब, योर टेक इन दिस इंटायर इशू, आपके ख्याल में हमारे वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, उनके बस की बात है ये, इस मामले को देखना, इस मामले को डील करना? इससे पहले कई मामलात उनके बस का रोग नहीं रहे। इस साथ साथ वजीर खारजा जो है, जिस तरह वो एडवाइसेस कर रहे हैं अफगानिस्तान के सफीर को वापस आ जाए और आपको सिक्योरिटी देंगे, उनके बस की बात है कि वो इंटरनेशनली या इवन अफगानिस्तान के एम्बेसडर को वापस बुलाने के लिए कोई ऐसी डिप्लोमेसी चल जाए कि दुनिया वर्ता हैरत में आ जाए? लगारी साहब देखें, सूरत हाल ये है कि जब आपकी हुकूमत के दो वज़रा एक पेज पर ही नहीं होंगे, वज़ीर दाखिला का रुख जो है वो मशरक़ को होगा और वज़ीर ख़ारजा का रुख जो है वो मगरिब को होगा, और दोनों एक दूसरे के जो अपोजिट साइड पर अपोजिट रुख किए हुए चले जा रहे होंगे, तो उनको एक पेज पर लाना तो आपके बस में नहीं होगा। एक का पॉइंट ऑफ व्यू एक हो और दूसरे का दूसरा हो, और एक दूसरे के बिल्कुल बरअक्स हो, तो फिर हम उसको कैसे एक पेज पर ला सकेंगे और कैसे कहेंगे कि हमारी स्टेट जो है वो अक्रॉस द बोर्ड एक ही जगह पर स्टैंड कर रही है? तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। इसलिए कि कल जो कुछ वज़ीर दाखिला ने कहा और उसके बाद वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैं कमेंट नहीं करूँगा, मैं इस पर बात नहीं करूँगा जो कुछ शेख रशीद साहब ने कहा है। जब आप ओनरशिप नहीं ले सकते अपने फेलो मिनिस्टर की, अपने साथ काम करने वाले एक वज़ीर की, आपके काबीना के एक रुकन की किसी एक बात को आप ओन नहीं कर सकते, उसका आप उसको ओनरशिप नहीं दे सकते, तो इसका मतलब यह है आप एक पेज पर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस मामले में जो दीगर वज़रा हैं, अगर उनकी भी तकसीम ऐसी ही है तो फिर आपका मामला, आपकी रियासत के जो वो हैं अनासिर, उनका फिर आगे बढ़ना और आगे चलना जो है एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। इसको कम से कम अल्फाज में यही कहा जा सकता है कि ये जो है वो एक ख़तरनाक सूरत हाल में है। मज़हर ने बहुत अच्छी बात की कि हमने 40 साल जो कुछ किया है उसको भुगता है, और हमने भुगता, हमारी पेशरव नस्ल जो थी उसने भुगता, और हमारी आने वाली नस्ल जो है उसके सामने एक अजाब खड़ा हुआ है कि हमें इस दलदल से कैसे निकलेंगे। वो दुनिया समझ रही है कि जनाब पाकिस्तान की ये पोजीशन है, हमें कहा जाता है कि आज़ाद दुनिया के लिए बाहर आओ भाइयों, लड़ो जाकर, और हम जो हैं वो लड़ने के लिए बेताब होते हैं। हम ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, हम लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं और पहुंच जाते हैं। हमारे पाले हुए मुजाहिदीन जो हैं वो जिहाद के लिए अफ़गानिस्तान पहुंच जाते हैं, और आर्मी चीफ को जर्मनी में जाकर इस अफसोस का इजहार करना पड़ता है कि जी हमने जो अफ़गान पॉलिसी बनाई थी आज से 40 साल पहले वो गलत थी, हमें वो पॉलिसी नहीं अख्तियार करनी चाहिए थी। और ये आर्मी चीफ वहाँ जाकर कहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर इतनी बुरी पॉलिसी है तो इसको आज हमें इसको सरेंडर करना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए और अपने मुल्क की तरफ देखना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी भी सरजमीन के लिए, किसी भी मुल्क के लोगों के लिए, किसी भी गैर मुल्की कोई भी हो, हमारा भाई हो। तो सर अब तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर का स्टैंस को आप सपोर्ट करते हैं, जो न्यूट्रल रहने का उन्होंने इंडिकेशन की है। वुड यू लाइक टू सपोर्ट इट? मैं न्यूट्रल से ज़्यादा कहता हूँ, मैं न्यूट्रल से कहता हूँ खुदा के वास्ते इस मुल्क के लोगों पर रहम करो। 40 साल तक इस मुल्क के लोगों पर रहम नहीं किया गया, नहीं सोचा गया कि इनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या मुस्तकबिल होगा खैबर पख्तूनख्वा का, क्या मुस्तकबिल होगा बलूचिस्तान का, क्या मुस्तकबिल होगा हमारा पंजाब का, सिंध का, दीगर हमारे जो सराइकी बेल्ट है और वो वहाँ ऊपर गिलगित बल्तिस्तान, हमारे लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा। हम एक ऐसी चीज़ को खुद इन्वाइट करने के चक्कर में होते हैं कि वो आए और हमारा। सर आपका पॉइंट आ गया, एक बात जी जी सर, मेरे एक पॉइंट रहता है, मैं बहुत ज़्यादा बहस नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पर। लेकिन ये कि जो कुछ दासू में हुआ है उसके बारे में कहता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी लैप्स है जिसको आपने खुद पुल करना है।
ये अगर कोई एक्सटर्नल आया भी है, अगर किसी ने किया है एक ऐसे सेंसिटिव इलाके में, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है जहां पर ये डैम बन रहा है, अगर ऐसे सेंसिटिव इलाके में अगर आगे जाने वाली एक गाड़ी को पीछे से कोई गाड़ी आकर हिट कर दे और वो जो है उसको टारगेट कर ले, तो सिक्योरिटी लैप्स इतना बड़ा है कि आप इसको एक मिनट में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा है। और कौन है सहूलतकार, किसने सहूलत दी, किस तरह से उसको मौका मिला, किस तरह से उसने टारगेट किया, किस तरह से इतने लोगों का जो है कि उनकी जानें गई हैं, तो इसका हमें देखना चाहिए। मैं कहता हूं कि बाहर का जरूर होगा, चाइना के सफीर ने मुलाकात की है लेकिन हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, आर्मी चीफ मुलाकात की, उन्होंने अश्योरेंस दिया ऐसा नहीं होगा और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी। जनरल साहब, सिक्योरिटी के ओवरऑल मामला जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये तो एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा आंसर है कि जी इंडिया जो है सब कुछ करा रहा है। भाई इंडिया तो कराएगा जिस तरह हर दूसरा राइवल मुल्क जो है दूसरे मुल्क में कराता है, लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं, हम उसको क्यों नहीं रोक पाते? ख्वाह वो साइबर क्राइम का मसला हो, ख्वाह वो अफगानिस्तान के सफ़ीर के ऊपर प्रोपेगेंडा हो, ख्वाह वो चाइनीज़ कत्ल हो रहे हैं जिस तरह बताया अभी इन्होंने भी, लगारी साहब ने, इंजीनियर्स का वाक़या हो। सिक्योरिटी पाकिस्तान की जो आपके ख्याल में इस वजह से इस वक्त क्वेश्चन मार्क या कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई थोड़ी सी नज़र आ रही, क्योंकि वहाँ पर कैओस है अफगानिस्तान के अंदर, अमेरिका जा चुका है? जनरल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त ये ज़हन में रखिए कि कौन कौन से मुल्क हैं जो इस वक्त इंटरेस्टेड है कि आपका सी पैक मुकम्मल ना हो। वो कि ये दासू वाला जो है ये सी पैक वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये सेपरेट प्रोजेक्ट है और सी पैक की सिक्योरिटी बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन सी पैक के अगेंस्ट या चाइनीज के खिलाफ, ताकि सी पैक बेसिकली चाइनीज वो चला रहे हैं। जी जैसा आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आपकी आवाज़ ठीक करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक लेंगे व्यूअर्स, ब्रेक लेंगे। जनरल साहब, सिक्योरिटी के मामला में बात करनी है और उसके अलावा कश्मीर का जो इलेक्शन है वो ही बड़ा अहम इलेक्शन है और ये एक तरह की वार्म अप तैयारी हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज़ की बेसिकली 2023 के इलेक्शन के लिए। एक ब्रेक के बाद तमाम मौजूद बात करते हैं। वेरी वेलकम बैक टू द शो। पाकिस्तान एक बड़ी चैलेंजिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को इस वक्त फेस कर रहा है, जिसकी तफसीलात हमने अभी आपसे शेयर की प्रोग्राम के पहले हिस्से में। जनरल साहब, आपसे बात हो रही थी तो प्रॉब्लम हो गया सिग्नल का। मैं जानना ही चाह रहा था कि जो मुल्क के मौजूदा इंटरनल सिक्योरिटी मामला चल रहे हैं, क्या इनका डायरेक्ट ताल्लुक अफगानिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट से है? अगर आपको आवाज़ मेरी आ रही है। जनरल साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही। भट्टी साहब, सर ज़रा कश्मीर के ऊपर आ जाते हैं, कश्मीर के इलेक्शन को देख लेते हैं। कश्मीर में बड़ी गर्मा गर्मी हुई और कश्मीर का इलेक्शन लगा ऐसे रहा है कि 2023 का इलेक्शन का जो वार्म अप है वो डिसाइड होने जा रहा है। मैं अगर लोगों को सुलवा सकूं, जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स चल रहे हैं इस वक्त लीडरशिप के दरमियान, इससे अंदाज़ा हुआ आपको कि कितना सीरियसली प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन इस इलेक्शन को ले रही है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कश्मीर में जलसे करके, तो सुन लीजिए। क्या बात और आतंकवाद दोनों चल सकता है? ये भारत की तरफ से आपसे सीधा सवाल है। भारत से तो हम कह रहे जो मुल्क से झूठ बोल के, बॉलीवुड की एक्टिंग करके, बीमार बन के, ऐसी उसने एक्टिंग की। नौजवानों, हमारी कैबिनेट के अंदर जो औरतें थी वो रोना शुरू कर दिया उसकी शक्ल देख के। कमजोर जेलों में जाए और ताकतवर एनआरओ ले ले और अपने पोते का पोलो मैच देखे। पूछे कि पोता जो पोलो मैच खेल रहा है बर्तानिया में, मेरे से पूछे आपके कश्मीर के कितने लोग बाहर रहते हैं, कभी उनसे पूछे कि किस तरह का वहां इंसान पोलो खेल सकता है, तो वो आपको बताएंगे कि ये बादशाहों की खेल है, ये आम आदमी नहीं खेल सकता। वहां घोड़ा रखना, पोलो खेलना बड़ा पैसा चाहिए। तो ये बताएं कि पोता जी को पास पैसा इधर से किधर से आया? ये आपका पैसा है। मरियम नवाज साहबा का भी सुन लें जवाब जी प्राइम मिनिस्टर को। जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा आगे से। नवाज शरीफ, उसकी बेटी का मुकाबला करना तो दूर की बात, आज ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान है कि इसने आज बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कहता है वो पोता नहीं है, वो नवासा है। वो नवासा बाहर जाकर पोलो खेल रहा है। जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। याद रखो, वो वहां पर अपने वतन का नाम रोशन कर रहा है। पहला पाकिस्तानी है जिसने कैम्ब्रिज की पोलो टीम का कैप्टन बना है 73 साल में। क्या तुम्हारे बच्चे वो नवाज शरीफ का नवासा है, गोल्ड स्मिथ का नवासा नहीं है, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा।
ये जब पर्सनल होते हैं लीडर्स, हुआ वो गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन हो भट्टी साहब, तो मामला बहुत और मेयार बहुत नीचे नहीं गिर जाता? जी भट्टी साहब। झूठ, मुनाफकत, जालीपन, 2 नंबर और पक्का मुंह करके और बिलो द बेल्ट वार करना, ये हमारी सियासत बन गई है। और ऐसी बाजारी ज़बान इस्तेमाल करना। ये कश्मीर का इलेक्शन है, एक आप ज़हन में रखें। और कश्मीर का इलेक्शन किन हालात में हो रहा है, जब दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर पर मोदी के वो हमला हो चुका है और उसकी हैसियत ख़त्म हो चुकी है, और जिस वक्त कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में और पूरी हर जगह वज़ीर आज़म और हुकूमत और ये डिस्कस हुआ और सारा कुछ हुआ, तो अब किसी एक ने भी कोई लाए अमल दिया हो, किसी एक ने भी मकबूजा कश्मीर के लोगों पर बात कर की हो, किसी एक ने भी अपना एजेंडा दिया हो कि कश्मीर में वो हुकूमत बनाएंगे तो क्या करेंगे? शर्मनाक और अफसोसनाक किस्म की अजीब व गरीब सियासत जो पाकिस्तान में इधर हो रही है, गली बाज़ार मोहल्लों में। ये जो ज़बानें दोनों बोल रहे हैं, ये जो बड़े और बाकी भी जो बोल रहे हैं, वज़ीर वज़रा और जो बाकी सब भी सुनी हैं, क्या ये ज़बानें इस काबिल हैं कि इनको सुना जाए? लेकिन भट्टी साहब एक बात बताएं कि ये जो नवाज शरीफ साहब के मुतालिक प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बॉलीवुड जैसी अदाकारी करते हैं और ऐसी अदाकारी की कि हम सब रो पड़े, कैबिनेट रो पड़ी, औरतें रो पड़ी, ये तो इनकी अपनी नाअहली है कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट और फनकार थे कि ये सब रो पड़े और जज्बाती हो गए। जो जज्बाती हो जाए वो लीडर कौन है? वो को लीडर क्या होता है जो जज्बाती हो जाए? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वज़ीर आज़म अच्छा, पहली बात ये, कोई एजेंडा नहीं कश्मीर में, कोई पेशबंदी नहीं कश्मीर में, कोई नज़रिया नहीं कश्मीर में, ज़ाती हमले। नंबर 2, इस पे आ जाएं भाई। जब आपने हर रोज़ यास्मीन राशिद आपको बताया करती थी कि नवाज शरीफ साहब की ये तबीयत है, जब आपने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के डॉक्टर इकट्ठे कर लिए, जब आपने फैसल सुल्तान को भिजवाया, जब आपके वज़ीर दाखिला जो आप पहले वो उस वक्त वज़ीर रेलवे थे शेख रशीद, फ्रस्ट्रेशन है भट्टी साहब, गवर्नमेंट की फ्रस्ट्रेशन है, आप ये माने ना। तो जब 6.5 घंटे जब आपने इजलास बुलाया और शीरी बताया, शीरी मजारी की आंखों में आंसू आ गए, तो उस वक्त तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे? खड़े हो जाते, कहते कि किसी मुजरम के लिए कोई ऐसी सहूलत। बिल्कुल सही है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। उस वक्त तो आप डर गए, उस वक्त तो पीछे हट गए, और अब आप ऐसी बातें करें। ये आपका पॉइंट आ गया। जल्ला साहब को मेरी आवाज आ रही है? जी जल्ला साहब। जी देखिए, 2 चीजें इसमें भूल जाते हैं जो अभी इरशाद भट्टी बात कर रहे थे। जी एक ये कि एक अदालत ने आपसे कहा था कि 48 घंटे की जिंदगी की जमानत दे दें, और दूसरी अदालत ने जिसको 7 अरब रुपए की कंडीशन साथ रखी थी कि वो इसके बॉन्ड दें, वो उसने नहीं दी। कभी अदालत का रोल भी आप ध्यान में रखा करें। ये तबाही मचाई थी आपकी सारी कोर्ट्स ने, अदालतों ने मिलके। वो तैयार थे इसको भेजने के लिए, मुसर थे, हर हालत में भेजना था उन्होंने, और ये किया ही उन्होंने। ये हम ऐसे कहते हैं कि जी उसकी आंखों में आंसू, और इसका ये, जब आपसे कोई अदालत मांगेगी 48 घंटे की जिंदगी की जमानत जो सवाए अल्लाह के और कोई नहीं किसी की दे सकता, तो आप किधर जाएंगे? और फिर जब 7 अरब रुपए का आप बॉन्ड रखते हैं तो वो भी अदालत नहीं मानती। तो आपको पता लग गया कि उन्होंने भेजना ही भेजना था, आप जो जी चाहे करते रहते। नहीं सर, एक बात बताएं, 7 अरब के बॉन्ड की लॉजिक क्या थी वैसे? 7 अरब के बॉन्ड की क्या लॉजिक थी? लॉजिक यही थी कि अगर नहीं आता तो गवर्नमेंट 7 अरब रुपया कम उसको हजम कर ले, जब्त कर ले उसका। नहीं, वो तो समझ आ रही है, लेकिन 7 अरब क्यों रखवाए गवर्नमेंट ने? एक आदमी गैर कानूनी हरकत करता तो उसको 7 अरब रुपया जुर्माना तो हो गया ना, वो तो दे ना। फिर जी आप 7 अरब रुपया जुर्माना उसका माफ कर रहे हैं जल्ला साहब। लेकिन तो रिकॉर्ड के लिए जल्ला साहब, जहां पे ईसीएल से की बात किया करें, जहां प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ साहब को भेजा, ईसीएल से नाम निकाला, वहां कोर्ट का आई डोंट थिंक सो। सर मेरी बात तो सुन लें, कोई ऑर्डर नहीं था कोर्ट का कि वो प्राइम मिनिस्टर को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि आप ईसीएल से नाम निकाल दें। देखें, भेजना अदालत ने था, ईसीएल पे नाम निकालना कानून या कानून की खिलाफवर्जी नहीं है। खिलाफवर्जी ये है कि एक सजा याफ्ता को आप जमानत दे रहे हैं, कानून तोड़ा अदालत ने। इन्होंने तो उसको 7 अरब रुपए की जमानत के साथ क्या दिया जी, ईसीएल पे हमने निकाल दिया, लेकिन 7 अरब रुपया साथ रखे। ये आपका पर्सपेक्टिव है आला-दिया के ऊपर, लेकिन हो सकता है बहुत से लोग इसे एग्री ना करें। मजहर अब्बास साहब, जमानत किसने ली उसकी? मजहर अब्बास साहब किसने ली? जी राइट, मजहर अब्बास साहब एक तो इस पे भी रिस्पॉन्ड कीजिए, कोर्ट का क्या रोल है? कानूनी काम अदालत ने किया। आज दिन तक किसी सजा याफ्ता आदमी की जमानत हुई है? बताएं मुझे जी, कोई कानून है कि जेल में बैठा आदमी और उसकी जमानत ले ली जाए? मजहर अब्बास साहब, ये जो जल्ला साहब जो कह रहे हैं
एक तरफ पर्सपेक्टिव ये है जो नवाज शरीफ साहब जिसकी बेस पे इलेक्शन भी जीत रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब भी जीत रहे हैं, बड़े बड़े जलसे भी कर रहे हैं उनकी बेटी, वो पर्सपेक्टिव ये है कि कोर्ट ने इनके साथ ज्यादती की। जनरल साहब कह रहे हैं कि नहीं, कोर्ट ने जो है वो इंसाफ के साथ ज्यादती की, खुदा ना खास्ता। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? और कश्मीर के इलेक्शन में बता दें उसका रिजल्ट कितना मैटर करेगा। अच्छा कामरान, ये बताएं कि एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी जो फवाद चौधरी साहब ने एक वक्त में कहा था कि इंक्वायरी कमेटी बनी है और डॉक्टर यास्मीन राशिद और फैसल सुल्तान और ये जो मेडिकल बोर्ड है जिसने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स तैयार की, उनको शक था कि उसमें मैनिपुलेशंस हुई है। वो सारी रिपोर्ट किधर गई? वो सारी इन्वेस्टिगेशन हुई या नहीं हुई? डॉक्टर यास्मीन राशिद अपनी जगह मौजूद हैं, फैसल सुल्तान अपनी और प्रमोट होके वो मावन खुसूसी बन गए हैं। तो कोई तो जो मेडिकल ग्राउंड्स थे उनको जो क्वेश्चन किया गया था तो उसका काउंटर किधर है? ये तो गवर्नमेंट बताए ना, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बताए, फेडरल गवर्नमेंट ने उनसे पूछा था, बकौल उस वक्त ये कहा गया था कि एक इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। वो सब किधर हैं? जो कोर्ट ने किया वो तो कोर्ट जाने ना उसको, लेकिन जिस बुनियाद को बनाकर उनको बाहर भेजा गया, जिसको खुद वफाकी हुकूमत ने क्वेश्चन किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं पता चलाया गया कि ये मेडिकल रिपोर्ट सब जाली थी, मैनिपुलेटेड थी? वो कहा नहीं, मदर साहब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारी कैबिनेट रो रही थी नवाज शरीफ के लिए, तो उस रिपोर्ट की बुनियाद पे अगर उन्होंने खुद बाहर जाने दिया तो इसमें कोर्ट का कसूर किया? कोर्ट ने तो रिपोर्ट नहीं बनाई थी, वो तो इमरान खान साहब के मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई थी। मैं वही तो बात कह रहा हूं। तो उसके बाद यही बात हुई थी ना कि जब वजीर आजम ने ये कहा कि ये सब जाली है, ये सब साहब का जरा स्टेटमेंट अगर है तो निकाल लीजिए। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है जनरल साहब, बात ये जनरल साहब मेरा एक सवाल भी लीजिए। गलत बात है, देखिए अगर मिसाल के तौर पे रिपोर्टें ठीक भी क्या गलत जी नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मिसाल के तौर पे रिपोर्टें ठीक थी। नहीं एक मिनट जनरल साहब, जज्बाती मदर भाई ना हो। मदर भाई इनकी बात मेरी बात सुने ना, आप बोल चुके हैं ना भाई, मेरी भाई आप बोल चुके हैं ना, दूसरे की बात तो सुने ना। ये क्या बात हुई? अच्छा चले मदर साहब कंप्लीट कर ले, सुन ही रहा हूं ना आपकी बात। मदर साहब कंप्लीट कर ले, मदर साहब कंप्लीट कर ले यार, कंप्लीट करवा दें उनको ना। नहीं इन्हीं को बोल लेने दें। वैसे ओ भाई जनरल्स को ही बोल लेने दें, यही बोलते हैं, बाकी तो सब सुनते हैं। नहीं सर आप बोल रहे हैं, आपने बात कर ली अपनी, मैं साहब कंप्लीट कर लें प्लीज, कोई बात नहीं, दूसरे को भी बात कर दे दें। जी मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ने खुद ये कहा था, खुद डाउट क्रिएट किए थे ना। वज़ीर आज़म ने ये कहा कि सारी मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी, जाली थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। वो इन्वेस्टिगेशन किधर है? सही। उसमें ये कहा गया था कि जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई हुई? कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? कोई तहकीक हुई? किसी से क्वेश्चन किया गया? और डॉक्टर यास्मीन राशिद आज भी इस बात पे कन्विंस हैं कि वो सही थी। राइट। डॉक्टर फैसल सुल्तान से पूछ लें कि वो रिपोर्ट सही थी या गलत थी। बिल्कुल ठीक। तो सर ये पॉइंट आ गया, ग्राउंड तो गवर्नमेंट ने बनाया था। सर ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब कश्मीर के ग्राउंड में बात करना चाहते हैं। जनरल साहब आपसे एक सवाल है मेरा, आप सर मेरा सवाल तो ले लें, सर मेरा सवाल तो ले लें जनरल साहब, फिर इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा। इन्हीं कोर्ट्स ने शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया, इन्हीं कोर्ट्स ने नवाज शरीफ साहब की जमानत के मसले पे उनको ऑब्स्कंडर बरकरार रखा और उनकी सजा को बहाल रखा। तो हम ये तो नहीं डाल सकते मुद्दा कोर्ट के ऊपर, गवर्नमेंट का कसूर है सर। जनरल साहब बाय ऑल मींस जो नवाज शरीफ साहब बाहर गए, अब आप बताइए। जी मेरी बात सुने, सर जो मदर भाई बात कर रहे हैं, ये किस्सा बाद में निकला था मियां साहब के जाने के बाद, जब पता चला कि वहां उन्होंने हॉस्पिटल में नहीं गए, इलाज नहीं कराया, तो फिर शक पड़ा कि रिपोर्टें गलत है। फिर यहाँ तहकीक, वो तहकीक होनी चाहिए थी, होती रहती। लेकिन असल किस्सा ये है कि अगर रिपोर्टें ठीक भी थी तो अदालत को ये इख्तियार नहीं था कि उनको मुल्क से बाहर जाने की जमानत देते हैं। जमानत, जो आदमी सजा काट रहा है उसकी जमानत का कोई कानून है ही नहीं। मुझे बता दें, जेलों में पड़े हुए लोग, किसी की जमानत हुई है? हो ही नहीं सकती। खराबी वहां हुई है। और फिर दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, जो अभी आप जिसकी बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ को तो इजाजत मिल गई थी। शहबाज शरीफ को तो हुकूमत ने रोका एयरपोर्ट पे। नहीं, लेकिन वो गए तो सही, अदालतें तो गए तो सही रिलीफ लेने के लिए जनरल साहब। अदालतें तो छुट्टी वाले दिन उनको जमानतें देती रही हैं।
अदालत छुट्टी वाले दिन घर में बैठे आदमी को जमानतें देते नहीं है। नवाज शरीफ के केस में उनकी सजाएं बहाल नहीं रखी उन्होंने, ऑब्सकॉन्डर बरकरार ही रखा उनको इसी कोर्ट ने। सजा वो अटेंड ही नहीं कर रहे, कोर्ट ही नहीं आ रहे। जब वो अपीयर ही नहीं हो रहा तो सजा कैसे खत्म हो सकती है भाई? राइट, जिस दिन आएंगे खत्म हो जाएगी। चले सर मैं आगे चलता हूँ जरा। जी बदर साहब, जी बदर साहब। कामरान अगर जनरल साहब की बात ये सही है कि कोर्ट जिम्मेदार हैं, कोर्ट ये नहीं कर सकती, तो क्या गवर्नमेंट ने उन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया? चले आप तो कमाल पहुंच गए लगता है। तो मैं जरा आप लगा रही बिल्कुल सर पॉइंट आ गया। कामरान भाई बताएं ना, जी भट्टी साहब, अगर अदालतों ने गलत किया है भट्टी साहब को तो सुनिए उसका तरीका क्या है? जी भट्टी साहब क्विकली, मैं लगारी साहब के पास जाना है। जी नहीं, मैं सिर्फ दो जुमले नंबर 1, हुकूमत ने की कमजोरी थी, हुकूमत ने जाने दिया, हुकूमत को खड़ा होना चाहिए था, हुकूमत को रोकना चाहिए था। लेकिन जहां तक कोर्ट्स का मामला है, बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें हैरानगी होती है। तिब्बी रिलीफ, घर के बेसमेंट में जमानत, मुजरम को पकड़ने से पहले 10 दिन बताओ, सर सुबह दरखास्त दो, दोपहर पॉइंट आ गया आपका, बहुत सारे आपका पॉइंट आ गया। लेकिन आपको इस बात में हैरानगी नहीं होती कि यहाँ पर जो जहांगीर तरीन साहब हैं, उस FIA ने बैंकिंग कोर्ट का जज भी तब्दील हो गया। FIA ने ये भी कह दिया जनाब हम तो 14 दिन पहले इंटीमेट कर देंगे। इसमें हैरानगी नहीं, इंसाफ की धज्जियां, जरूरत ही नहीं है तो इंसाफ की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और अभी आज चेंज हो गया, DG चेंज हो गया। जी, जहांगीर तरीन ग्रुप का इजलास हो रहा है ईद के बाद, और वो भी जायजा लेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं। मतलब अंदाजा लगाएं आपके इस मुल्क के अंदर इंसाफ की धज्जियां जब हुकूमत के साथ आप हों तो कैसे उड़ाई जाती है। और हुकूमत भी देख रही है, लीडरान भी देख रहे हैं। लगारी साहब, ये कश्मीर का इलेक्शन पे भी आप बात कर सकते हैं किस हद तक ये डिसाइसिव हो सकता है अगर इसका रिजल्ट ऑपोजिशन के हक में आए। दूसरा सर, इस मुल्क के अंदर जो है ना कोई कोर्ट के ऊपर मुत्तफिक है, ना कोई हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर मुत्तफिक है, ना इवन FIA जैसे इदारे की इम्पार्शियलिटी और नैब के ऊपर मुत्तफिक है। ये क्या है सर, इस मुल्क में हो क्या रहा है? देखिए, एक तो जनरल साहब की बात से मैं इंतहाई माजरत के साथ मैं इत्तफाक नहीं करूंगा, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट किसी को सज़ा देती है तो सुपीरियर कोर्ट जो भी होगी वो उस सज़ा को कलअदम करार दे सकती है, मुलज़िम को ज़मानत दे सकती है और मुलज़िम ज़मानत पर बाहर आ सकता है। कोई भी कोर्ट हो, अगर लोअर कोर्ट ने सज़ा दी है तो उससे सुपीरियर कोर्ट, फिर उससे सुपीरियर कोर्ट, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी बेल कर दे सकती है अगर किसी को कंडेम किया गया हो लोअर कोर्ट से या हाई कोर्ट से, तो उसको भी ज़मानत मिल सकती है। ज़मानत जो है कन्विक्टेड शख्स को भी मिल सकती है, और ऐसी एक नहीं हज़ारों मिसालें हैं और कानून इसकी इजाज़त देता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि वो सज़ा सस्पेंड थी जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब गए थे। एक सज़ा में बेल थी, दूसरी जो है सस्पेंडेड सज़ा थी, लेकिन वो जेल में उसके बावजूद भी थे किसी भी मामले में, तो अब उसमें बेल दी थी जिसमें दोबारा सज़ा हुई थी अल-अज़ीज़िया में या किसी में, तो उसकी बेल होने के बाद फिर उनको बाद जब बाहर जाने का मामला हुआ, कोर्ट ने ये सवाल किया। ये सवाल बहरहाल हैरान कुन था कि जनाब क्या ज़िंदा रहेंगे अगर इनकी जान को ख़तरा हुआ। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का नहीं, अल्लाह ताला की जुरिस्डिक्शन है कि वो किसको ज़िंदगी दे किसको मौत दे। मुझे नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है कब कौन किस वक्त जो है वो चला जाए दुनिया के साथ। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह की ज़मानत किसी से भी नहीं मांग सकती, ना भट्टी साहब को कह सकती है कि जनाब भट्टी साहब बताएं। लगारी साहब, आई थिंक वो जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर जो इतनी तशवीशनाक रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर जो है स्टे पे स्टे, डिले पे डिले चल रहा था, तभी आई थिंक कोर्ट ने पूछा था मेडिकल की। जी कामरान साहब ये मेडिकल की रिपोर्ट किसकी थी? डॉक्टर यास्मीन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं सर, मैं कौन सा अपनी बात कर रहा हूं। अच्छा, आप कश्मीर के इलेक्शन में अगर डॉक्टर फैसल सुल्तान ने जी सर कश्मीर के इलेक्शन में फैसल सुल्तान ने ये रिपोर्ट दी थी सर, बिल्कुल डॉक्टर फैसल थे और वो भी थी, डॉक्टर यास्मीन भी थी। देखें, ये मामला फिर वही बात है कि नवाज शरीफ साहब के लिए ये खुला ऑप्शन होता है, जब भी उन्हें सजा हो तो साल के बाद या चंद महीनों के बाद उनको भेज दिया जाता है, चाहे सऊदी अरब चले जाएं, चाहे वो चले जाएं अपना बरतानिया चले जाएं। किस तरह चले जाते हैं वो, ये समझ नहीं आई। वैसे ये नवाज शरीफ साहब को लिखा था इतने बड़े वो जो स्टेट अथॉरिटी ऐसा करती। जनरल साहब से बात करें ना, जनरल साहब को जनरल साहब नवाज शरीफ किस तरह बाहर चले जाते हैं? एक जल्दी जनरल साहब, ना इमरान खान राजी ना कोई और राजी, ये किस तरह बाहर चले जाते हैं भाई? होता क्या है? जी और मेरी बात सुनिए कामरान जी आप ही की।
लगारी साहब से माजरत के साथ, असल किस्सा ये है, नवाज शरीफ साहब की अपील ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ी हुई थी, वहां केस होना जा रहा था। सर मुझे इनकी ब्रेक के लिए जमानत कहा जा नहीं- रहा है, जनरल साहब आपकी आवाज़ भी थोड़ी क्लियर नहीं, ब्रेक लूंगा जी एक।